अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ सफ़रे कुन बाय अलीज़ा आयत पार्ट 10। जहांज़ीब कमरे में दाखिल हुआ तो अफरा को कंबल में घुसे सोते हुए पाया। उसे ऐसे सोता देखकर जहांज़ीब को तो तब ही चढ़ गई थी। मतलब वो उसे बोल कर भी गया था कि सोना मत, और वो जानबूझकर सो भी गई थी। जहांज़ीब ने अपना कोट उतार कर साइड पर रखा और चलता हुआ उसके सर पर आ खड़ा हुआ। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, मुझसे छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही तुम मुझसे बच सकती हो। इस शराफत से खुद ही उठकर बैठ जाओ, वरना अगर मैंने उठाया तो तुम्हें मेरा तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जहांज़ेब उसके सर पर खड़ा संजीदा लहजे में बोला, जबकि कंबल के अंदर जागती अफरा ने सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगा था। उसने ये सोने का ड्रामा क्यों किया? अगर जहांज़ेब को अब यकीन हो गया कि वाकई ही उसने ये ड्रामा किया है, तो वो तो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम उठ रही हो या फिर मैं अपने तरीके से उठाऊं? जहांज़ेब उसे आखिरी दफ़ा वार्न करते हुए बोला। अफरा फिर भी टस से मस ना हुई थी। ठीक है, फिर तुम ऐसे नहीं मानोगी। जहांज़ेब ने बोलते अपने पैरों को जूते से आज़ाद किया और बेड पर चढ़ के एक झटके से उसके एक साइड से कंबल को खींचते उसे अपने मजबूत शिकंजे में घेर चुका था। जबकि अफरा जो आगे ही खौफ से बेहाल हुई पड़ी थी, जहांज़ेब के अचानक इतने नज़दीक आ जाने पर और घबरा गई। प्लीज़ छोड़े, नींद आ रही है, मुझे सोना है। अफरा अपना आप जहांज़ेब की कैसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। ये तो अब नामुमकिन है मिसेस, तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैंने बोला था ना कि सोना मत। जहांज़ेब उसे मज़ीद नज़दीक करते हुए बोला, जबकि उसकी ज़बरदस्ती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती अफरा की जान पर बन गई थी। तो आप ही इतना लेट आए हैं, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई। अब आप मुझसे गिला क्यों कर रहे हैं? अफरा को अचानक याद आया कि जहांज़ेब भी तो लेट आया है, इसलिए वो सारा का सारा मलबा उसके सर पर डाल गई। मैं लेट आऊं या जल्दी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरी हर बात मानो, और जब तक मैं कमरे में ना आ जाऊं तब तक तुम सो मत जाना। लेकिन सो नहीं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तुम नहीं, थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तुम तो सोने की तैयारियां पकड़ ली। जहांज़ेब उसे घूरते हुए बोला। मतलब अब अगर आप सारी रात कमरे में नहीं आएंगे तो मैं सारी रात नहीं सोऊंगी, सारी रात आपको जाकर इंतज़ार करूंगी। अफरा जहांज़ेब की तरफ सवालिया नज़र से देखते हुए बोली। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है और तुम्हें ये पूरा करना ही पड़ेगा। वैसे तो ऐसा मुमकिन नहीं मैं सारी रात अपनी बीवी से गाफिल रहूं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हें जागना ही पड़ेगा मिसेस, क्योंकि ये मेरा हुक्म है और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। और अगर तुमने ना माना तो जहां से बोलता हुआ एकदम से उस पर हावी हुआ था, जबकि अफरा ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं अभी तक। जहांज़ेब उसके कपकपाते लबों पर नज़र जमाता हुआ बोला और अगले ही पल उन पर झुक गया, जबकि अफरा बेड के चादर को जोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। सांसों की मुंतकली का दौरानिया बढ़ने लगा तो अफरा ने जहांज़ेब के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की, मगर वो ज़रा सा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद जहांज़ेब उसके होठों को आज़ादी बख्शता पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा, जो लंबे लंबे सांस लेती अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे दिल का सुकून बनती जा रही हो और मुझे ये सुकून सारी ज़िंदगी के लिए चाहिए। जहांज़ेब उसके कान में सरगोशी करता उस पर झुका और झुकता ही चला गया, जबकि अफरा भी अपने शौहर अपनी मोहब्बत की दस्तरस में सुकून से आंखें मूंद गई थी। अब आगे। इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे जब अफरा की खाला ने सिमरा बेगम को मुखातिब किया। सिमरा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ और इसके लिए मुझे सबा की फ़िक्र है कि वो कहाँ रहेगी, मगर सबा का कहना है कि वो अफरा के साथ तुम्हारे यहाँ रह लेगी। कुछ दिन की ही बात है, मैं अपना इलाज करवा कर आ जाऊँ, फिर सबा को वापस अपने घर ले जाऊँगी। सबा की वालिदा सिमरा बेगम की तरफ देखती हुई बहुत नरम लहजे में बोली। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सबा, हमारी अपनी बच्ची है, ये उसका भी अपना घर है, ये बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह है। जैसे हमें अफरा और अलीज़ा अजीज़ है, वैसे ही हमें सबा भी अजीज़ है। तुम बिल्कुल भी बेफिक्र ना करो, सबा जितनी देर चाहे यहाँ पर रह सकती है, इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम आराम से अपना इलाज करवा कर मुतमईन होकर आओ। जवाब सिमरा बेगम की बजाय बीजान ने दिया था। हाँ ठीक कह रही हैं आप बीजान, आप जितनी देर चाहें इतनी देर सबा को यहाँ छोड़ सकती है, इसे हम यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप बस जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाएं। इसकी
अब की बार आलम साहब सबा की वालदा की तरफ देखते हुए बोले। जी ठीक है भाई साहब, वो बोलती मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ अलीज़ा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि सबा उनके ही घर में रहेगी, क्योंकि शुरू दिन से ही उसे सबा कुछ ठीक नहीं लगती थी। अलीज़ा इसी सोच में डूबी हुई ये भूल गई थी कि उसने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है जिसमें ऑमलेट मौजूद था, जबकि मुकज्जिम ने अलीज़ा की तरफ देखा, जो पता नहीं कौन सी सोचों में डूबी हुई थी, मगर हाथ में पकड़ा ऑमलेट खा ही नहीं रही थी। मुकज्जिम की आंखों में शरारत चमकी। उसने अलीज़ा का वही हाथ पकड़कर अपने मुंह के करीब किया और वो ऑमलेट अपने मुंह में डाल लिया। अलीज़ा मुंह खोले हैरत से मुकज्जिम की तरफ देख रही थी कि उसने ये क्या किया है। उसे तो यही समझ नहीं आई, जबकि खुद की तरफ मुसलसल अलीज़ा को देखता पाकर मुकज्जिम ने अपने आगे से ऑमलेट का पीस फोक की मदद से उठाया और ज़बरदस्ती अलीज़ा का मुंह खोलते उसके मुंह में डाल दिया। और यह हरकत उसने इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से की थी कि कोई भी उसे देख ना सका, जबकि अलीज़ा हक्की बक्की अभी भी मुकज्जिम को ही देख रही थी। बेगम खा लो इसे, कि ये काम भी मैं ही सर अंजाम दूँ। मुकज्जिम झुकते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तो अलीज़ा ने फ़ौरन से निगलना चाहा जो उसके गले में अटक गया था, जिससे उसे शदीद खांसी आना शुरू हो गई थी। उसे खांसा देखकर मुकज्जिम ने फ़ौरन से पहले पास पड़ा पानी का गिलास उसके लबों से लगाया था, जबकि 2 घूंट पानी पीने के बाद भी उसकी खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वहाँ मौजूद तमाम अफराद अब परेशानी के आलम में अलीज़ा की तरफ देख रहे थे। क्या हो गया है बच्चा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बीजान फिक्रमंदी से बोली। मुकज्जिम अपनी कुर्सी से उठा और अलीज़ा की कमर सहलाने लगा। उसके ऐसे खांसने पर तो वो भी परेशान हो गया था। परी कोई मीठी चीज़ लेकर आओ फ़ौरन, मुकज्जिम अफरा की जानिब देखते हुए बोला। तो वो जल्दी से उठती भागकर किचन में गई थी, क्योंकि वहाँ कोई मीठी चीज़ मौजूद नहीं थी सिवाय जैम के, जो अलीज़ा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अफरा किचन में आई तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लेकर जाए। फिर उसने फ्रिज खोली और उसकी नज़र फ्रिज में पड़ी एक चॉकलेट पर गई। उसने फ़ौरन से पहले वो चॉकलेट निकाली और दोबारा भागती मुकज्जिम के पास गई और उसके आगे चॉकलेट बढ़ा दी, जो पकड़ते फ़ौरन मुकज्जिम ने उससे उसके पैकेट में से निकाला और थोड़ी सी अलीज़ा की जानिब बढ़ाई। मेरी जान, थोड़ी सी ये खा लो, ठीक हो जाएगा। मुकज्जिम उसे प्यार से बोलता उसके मुंह में चॉकलेट डालने लगा, जबकि उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि उसके सामने कोई और भी अफराद बैठे उसी को देख रहे हैं। इसे सिर्फ अपनी बीवी की परवाह थी, अपनी मोहब्बत की परवाह थी, जो इस वक्त शदीद खांसी की तकलीफ से गुजर रही थी। थोड़ी बहुत चॉकलेट खाने के बाद अलीज़ा की खांसी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, जबकि खांसने की वजह से उसकी आंखों में पानी जमा हो गया था और आंखें लाल अंगारा बन चुकी थी और चेहरा भी सुर्ख हो चुका था। कुछ बेहतर हुआ? मुकज्जिम झुकते उसकी आंखों में आई नमी को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला। तो अलीज़ा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया, जबकि मुकज्जिम की इस कदर फिक्रमंदी पर सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव था अलीज़ा के मामले में, और ये ही फिक्रमंदी सबा की आंखों में किसी कांच की तरह चुभ रही थी। ठीक हो बच्चे, आलिम साहब अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोले। तो अलीज़ा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया, जबकि उसे अपने गले में शदीद जलन का एहसास हो रहा था। परी, हम रूम में जा रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का सा बनवा कर लाओ अपनी भाभी के लिए, मुकज्जिम अफरा की तरफ देखते हुए बोला। जी भाई ठीक है, आप जाए भाभी को लेकर, मैं बनवा कर लाती हूँ कुछ। अफरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो मुकज्जिम ने भी इस बात में सर हिलाया अलीज़ा को साथ लिए अपने कमरे की जानिब चल दिया। मिसेस, अपने शौहर के लिए भी कुछ बना दो, जहांज़ीब अफरा की तरफ देखते शरारत भरे लहजे में बोला। क्यों, आपसे ये नाश्ता नहीं खाया जा रहा क्या? अफरा एक नज़र सबकी तरफ देखती हुई बोली, जो अपना अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। नहीं, मेरा कुछ और खाने का दिल है, वो भी कुछ और तरीके से। जहांज़ीब अफरा की तरफ देखते तो ज़ुबानी अल्फाज में बोला, जो अफरा को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। क्या खाना है आपको, आप मुझे बता दें, मैं आपको बना कर ला देती हूँ। अफरा भी अपनी ही फिक्रमंदी से बोली, क्योंकि उसके अल्फाजों के पीछे छुपे मकसद को समझ नहीं सकी थी। नहीं मिसेज, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये मेहनत वाला काम है। ये तो बस खामोशी वाला काम है, जिसमें तुम बस खामोश रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जहांज़ेब के छुपे अल्फाजों में वाज़ेह बेबाक बात को समझते अफरा एकदम से सुर्ख पड़ी थी। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आप सबके बीच में बैठकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अफरा ने उसे शर्म दिलानी चाहिए, जो शर्म के श से भी नावाकिफ़ था। नहीं, ये काम तो बखूबी तुम सर अंजाम देती हो,
तो मैं शर्म करके क्या करूँगा, इसलिए मुझे शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी काफ़ी शर्म वाली है और वो ये काम काफ़ी अच्छे से सरअंजाम देती है। जहांज़ेब मज़ीद बेशर्मी से बोलता उसे तपा गया, जबकि अफरा का अब जहांज़ेब के पास बैठना मुहाल हो गया था। अफरा एकदम से अपनी कुर्सी से उठी और वहां से जाना चाहा, जबकि जहांज़ेब उसका हाथ पकड़ के उसे दोबारा कुर्सी पर बैठा चुका था। अफरा के अचानक उठने से सब ने अफरा की जानिब देखा था, जबकि सबको अपनी तरफ देखता पाकर अफरा घबरा सी गई थी। वो मैं भाभी के लिए कुछ बनवा दूँ, वो इंतज़ार कर रही होगी। अफरा ने सब की तरफ देखते उठने की वजह बताई, जबकि टेबल के नीचे से वो मुसलसल मज़ाहमत करती जहांज़ेब की मजबूत फौलादी हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद कर रही थी। हाँ बेटा जाओ, कुछ अच्छा सा बनवाना, सिमरा बेगम अफरा की जानिब देखती हुई बोली, और वो सब अपना नाश्ता करने में दोबारा मसरूफ़ हो गए। छोड़े मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे भाभी के लिए कुछ बनवा कर भेजना है। अफरा जहांज़ेब की तरफ देखती हल्की आवाज़ में बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने रात की तरह मुझसे छिपने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो यकीन मानो रात वाली सज़ा शायद तुम भूली नहीं होगी, उससे भी बड़ी बुरी सज़ा दूंगा। जहांज़ेब उसे अपने रात के किए अमल को याद दिलाते हुए बोला, जबकि अफरा की आंखों के सामने रात के तमाम मनाजिर घूमने लगी कि कैसे जहांज़ेब ने उसके होश अच्छे तरीके से ठिकाने लगाए थे। तो ठीक है, मैं आपसे नहीं छुपूंगी, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दे, अफरा जहांज़ेब की तरफ देखती हुई बोली। तो जहांज़ेब ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया और वो वहाँ से फ़ौरन उठती तेज़ी से किचन की तरफ भाग गई और पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, जबकि उसकी स्पीड पर जहांज़ेब ने बहुत मुश्किल से अपने कह कहे का गला घोंटा था। दूसरी तरफ मुकद्दम अलीज़ा को लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसे नरमी से बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। उसका दोनों हाथ अपने हाथों में थामे उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे वो और बगौर उसकी आंखों को देखने लगा जो अभी तक सुर्ख थी। मेरी जान, अब ठीक हो? मुकद्दम उसकी सुर्ख आंखों पर लब रखते हुए बोला। जी, अलीज़ा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया। मेरी बीवी इतनी नाजुक होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। वो मुकद्दम उसकी मुझे तो पता ही नहीं था। मुकद्दम उसकी तरफ देखते मुस्कुराया तो अलीज़ा ने नज़र उठाकर मुकद्दम की तरफ देखा, जबकि जवाब उसने कोई भी नहीं दिया था। क्या बात है मेरी जान, इतनी खामोश खामोश क्यों हो, कोई परेशानी है क्या? मुकद्दम उसे नरमी से अपने हिसार में लेता हुआ बोला। मुझे वो सबा अच्छी नहीं लगती। आखिर अलीज़ा ने अपने दिल की बात मुकद्दम के आगे अया कर दी थी। क्यों अच्छी नहीं लगती? मुकद्दम उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। बस ऐसे ही, अलीज़ा नज़र झुकाते हुए बोली। किसी पर भी ध्यान मत दो और ना ही देने की ज़रूरत है। वो सिर्फ मेहमान है, इस हवेली में कुछ दिनों तक वापस चली जाएगी। तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और किसी पर नहीं। पहले संजीदगी से और आखिर में शरारत से बोलता मुकद्दम उसके गाल पर लब रख गया था। चलो तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। तो अलीज़ा ने सवालिया नज़र से मुकद्दम की तरफ देखा। हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं और अब ये तुम बताओगी कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो मुकद्दम उसके दूसरे गाल पर भी लब रखते हुए बोला, जबकि मुकद्दम की बात सुनते ही अलीज़ा एकदम से खुश हुई थी। है सच्ची? हम कहाँ जाएंगे? अलीज़ा एक्साइटेड होते हुए बोली। जहाँ हमारी बेगम कहेंगी हम वहीं पर जाएंगे। मुकद्दम नज़र भर कर अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जो आज सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस हल्का फुल्का सा मेकअप किए और अपने चेहरे पर मुकद्दम की गुर्बत का रंग लिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो वो उसे हमेशा ही लगती थी और हर हाल में लगती थी, मगर की गुर्बत के रंग उसके चेहरे पर सिर्फ साफ आया थे और मुकद्दम को इन्हीं रंगों से मजीद इश्क होने लगा था। हम तुर्की चलें? अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। जहाँ मेरी जान का दिल करेगा हम वहीं पर जाएंगे। मुकद्दम उसे खुमार आलूद निगाहों से देखता एकदम से उसके बाल खुल चुका था, जबकि मुकद्दम को वापस रात वाली टोन में आता देखकर अलीज़ा के होश उड़े थे। अलीज़ा के बाल खोलकर मुकद्दम ने साइड पर किया और झुककर उसकी गर्दन पर भीगे लम्स छोड़ने लगा। मीर, अलीज़ा मुकद्दम का शिद्दत भरा लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती तड़प कर बोली। मीर प्लीज़। अलीज़ा मुकद्दम को पीछे ना हटता देखकर दोबारा बोली। अलीज़ा के पुकारने पर मुकद्दम ने पीछे हटते हुए अलीज़ा की जानिब देखा, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुका था। मुझे तुम्हारे चेहरे पर आए अपनी गुर्बत के रंगों से बेपनाह इश्क है, मुकद्दम बहके हुए अंदाज में बोलता। उसकी लबों को शिद्दत से चूम चुका था, जबकि मुकद्दम की शिद्दत भरे लम्स पर अलीज़ा काँप कर रह गई थी।
میر پلیز، میں برداشت نہیں کر پا رہی، علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بولی، جبکہ مقدم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ علیزہ اس کی شدتوں کو نہیں برداشت کر پاتی۔ یہ بات اس نے صرف 2 دن میں ہی جان لی تھی کہ وہ نازک جان لڑکی ہے، اس کی شدتوں کو برداشت کرنا بے حد مشکل ہے۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟ ابھی مقدم علیزہ کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور انہیں افرا کی آواز سنائی دی جو کمرے میں آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ آ جاؤ، مقدم بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے اپنا سرخ چہرہ جھکا لیا تھا۔ افرا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی اور ساتھ علیزہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جبکہ مقدم اپنا فون لیتا کمرے سے جا چکا تھا کیونکہ اسے داد کی مسلسل کالز آ رہی تھی جسے اس نے ابھی تک ریسیو نہیں کیا تھا۔ داد خاور کو ڈھونڈنے اور اس کی معلومات لینے کے لیے دبئی گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مقدم کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر پایا تھا۔ ہاں بولو داد، مقدم کال ریسیو کرتا فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ سر، خبر ملی ہے کہ خاور پاکستان میں ہی موجود ہے اور وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے اور وہ بہت بڑی گیم پلان کر رہا ہے۔ پاکستان سے باہر اس کا کوئی نام و نشان مجھے نہیں ملا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ خاور پاکستان میں ہی موجود ہے۔ داد نے مقدم کو تمام تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ مقدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، آج شام کی۔ داد نے مقدم کو واپسی کی خبر دی۔ ٹھیک ہے، کل مجھے تمام معلومات کے ساتھ تم میرے سامنے چاہیے ہو، مقدم اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے سردار، جی ٹھیک ہے سر، داد کے بولتے ہی مقدم کال کٹ کر چکا تھا۔ دوسری طرف صبح کمرے میں آئی اور کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کیا اور اپنے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو پچھلے 2 گھنٹوں سے بج رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم سے صبر نہیں ہوتا؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں مقدم میر احمد کے گھر میں موجود ہوں جو چیل سی نظر رکھتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ میں پہچان سکتا تھا کہ میرے فون پر کس کی کال آ رہی ہے۔ فون کان سے لگتے ہی صبا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کیا کرو، مت بھولا کرو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، ورنہ مجھے تمہارا دماغ ٹھکانے پر اچھے طریقے سے لگانا آتا ہے۔ فون میں سے مقابل کی سخت اور غصے بھری آواز سنائی دی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے مخاطب ہونے کا، اس کے پیچھے بھی میرا بس ایک ہی مقصد ہے، اس لیے تم سے ہاتھ ملایا ہے۔ صبا بھی اپنی ہی اکڑ میں بولی اور یہی اکڑ مقابل کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، اگلے 2 ہفتے تک میں اسی حویلی میں رہنے والی ہوں اور میرے رہنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ مجھے تو صرف ایک ہی شخص چاہیے اور وہ ہے مقدم میر احمد، اور اس کی بیوی کے ساتھ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس وہ لڑکی مجھے مقدم کی زندگی سے بہت دور چاہیے، جہاں پر وہ اسے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ تمہیں مقدم میر احمد چاہیے اور مجھے اس کی بربادی، اور اس کی بربادی اس کی بیوی کو برباد کر کے ملے گی۔ جب اس کی بیوی کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا تب مقدم میر احمد برباد ہوگا۔ جب وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے لائق نہیں رہے گا، مقابل مکروہ کہا لگا کر بولا، مجھے اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف میرا کام جلد مکمل چاہیے اور تم نے اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کے لیے اور نہ ہی میں زیادہ وقت لے سکتی ہوں۔ صبا بیزاری سے بولی، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، مجھے مقدم کی بیوی کی پل پل کی خبر ملنی چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں نہیں جاتی، مجھے صرف اس کی خبر چاہیے، باقی تمہارا اور میرا کام تو جلد ہی ہو جائے گا۔ وہ کمینگی سے بولتا کہا لگا کر ہنسا، جبکہ اس کے کہے میں صبا کا بھی کہا شامل تھا۔ اب آگے یہ ایک بیسمنٹ کا منظر تھا جہاں پر مقدم ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور داد اس کے دائیں جانب ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے رسیوں میں بندھا ایک شخص اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اسی ہوش میں لاؤ داد، مقدم کی سخت و سنجیدہ ترین آواز بیسمنٹ میں گونجی۔ داد نے پاس بار ٹھنڈا پانی اٹھایا اور سامنے بیٹھے شخص کے اوپر پھینک دیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنی آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا سامنے موجود شخص کو دیکھنے لگا جو چہرے پر سختی اور آنکھوں میں وحشت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مقدم، سامنے موجود شخص کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مقدم کا نام ادا ہوا۔ تمہیں بولا تھا نا کہ کوئی بھی چالاکی کرنے کا مت سوچنا، مگر تم نے شاید میری بات کو سیریس نہیں لیا اور میرے دشمن تک میری ہر ایک خبر پہنچائی۔ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ تمہارا بیٹا ابھی تک میرے ہی پاس ہے اور جب چاہوں میں اس کی سانسیں چھین سکتا ہوں، یا پھر شاید تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا تھا۔ کسی معصوم کی جان لینا میری فطرت میں شامل نہیں، مگر تمہیں تو میں ایسی موت دوں گا جو تم نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ غداری کی کیا سزا دیتا ہے مقدم میر احمد، اور تم نے مجھ سے غداری کر کے اپنی موت کو خود بلاوا دیا ہے۔ مقدم سامنے موجود شخص کی طرف دیکھتے گھرایا، جبکہ سامنے موجود شخص کانپ کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو
मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा। नहीं एसपी, तुमने सिर्फ मुझसे ही नहीं इस मुल्क से भी गद्दारी की है। माफ़ी तो तुम्हें सिर्फ खुदा से ही मांगनी पड़ेगी, वो भी ऊपर जाकर। मुकद्दम सुर्ख अंगारा आंखें लिए वहशतज़दा लहजे में बोला था। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। वो रोता हुआ मिन्नतें करने लगा। जहन्नम मुबारक एसपी, अब अपने गुनाहों का हिसाब ऊपर जाकर दो। मुकद्दम ने बोलती ही अपने हाथ में मौजूद तेज धार वाला चाकू उसके सीने में घोंप दिया था, जिससे उसके बदन से खून की लहरें बहने लगी। मुकद्दम ने बेदर्दी से दोबारा वही तेज धार वाला आला उसके दिल के मुकाम पर घोंपा, जिससे वो तेज धार चाकू उसका दिल चीरता हुआ अंदर चला गया, जबकि इस शख्स को दोबारा सांस लेने की मोहलत तक मैसर न हुई थी। पता करो दाऊद, पता करो दाद खावर के साथ दूसरा मिलने वाला शख्स कौन है। वो जो कोई भी है, उसने अपनी मौत को दावत खुद दी है, और उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। मुकद्दम वो चाकू जमीन पर फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ और बेसमेंट से निकलता चला गया। दूसरी तरफ अफरा अलमारी में अपने और जहांजेब के कपड़े तरतीब से सेट कर रही थी जब जहांजेब कमरे में दाखिल हुआ। दबे दबे कदमों से चलता वो अफरा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जबकि वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे जहांजेब की मौजूदगी का एहसास ही ना हो सका। क्या कर रही हो मिसेस? जहांजेब झुकते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला, जबकि अफरा जो अपने ध्यान में कपड़े रख रही थी अचानक अपने इतने नज़दीक जहांजेब की आवाज़ सुनकर एकदम डर गई थी। क्या हुआ मिसेस? लगता है मुझसे डर गई हो। जहांजेब अलमारी पर दाएं बाएं अपने बाजू रखते हुए बोला, जबकि अफरा अब बुरी जगह फंस चुकी थी, क्योंकि जहांजेब के दाएं बाएं बाजू होने की वजह से वो वहां से निकल नहीं सकती थी और ना ही पलट सकती थी, क्योंकि वो अफरा के इतने नज़दीक खड़ा था कि अगर वो पलटती तो उन दोनों में 1 इंच का भी फासला नहीं बचना था। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जहांजेब उसे कंधों से थामता उसका रुख अपनी जानिब करता हुआ बोला, जो अलमारी में छुपे घुसे जा रही थी, जैसे इसी में से रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। क्या क्या नहीं बताया? अफरा हकलाते हुए बोली, यही कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। जहांजेब उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब करते हुए बोला और एक हाथ से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मैं आपको क्यों बताऊं? अफरा जहांजेब की तरफ देखती हुई बोली, जबकि उसकी इतनी नज़दीकी से दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। क्योंकि मुझे जानना है। जहांजेब उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, मैं तो नहीं बताऊंगी। अफरा शरारत से बोली, और ना बताने की वजह? जहांजेब ने उस अलमारी के साथ लगाते उसके अतराफ दोनों हाथ रखे चेहरे पर झुकते हुए बोला, वो मेरी मर्जी। अफरा भी शायद उसे सताने के मूड में थी। तुम्हारी मर्जी की तो मैं, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जहांजेब अफरा की जानिब देखते उसका दुपट्टा उसके सर से सरका चुका था। बोलो, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? अभी मेरा मूड नहीं है, फिर कभी बताऊंगी। अफरा एक अदा से बोलती झुककर उसके बाजू के नीचे से बाहर निकल गई और दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई, जबकि जहांजेब तो हैरत से उसे देखता ही रह गया। फरी! जहांजेब उसे घूरते हुए चिल्लाकर बोला, जबकि अफरा कह कहा लगाकर हंसी। वापस आओ अफरा। जहांजेब उसे हुक्म देते हुए बोला। मैं तो नहीं आ रही, अफरा नाक चिढ़ाते हुए बोली। रुको तुम। जहांजेब तेवरी चढ़ाते उसकी जानिब बढ़ा, जबकि अफरा जहांजेब को अपनी तरफ आता देख कर अफरा दौड़ कर दरवाज़ा खोल चुकी थी। वैसे अब ऐसा भी नहीं कि आपका हर हुक्म मैं कभी कभी इनकार सुनने की मैं कभी कभी इनकार सुनने की आदत भी आपको डाल लेनी चाहिए। अफरा जहांजेब को बोलती तेजी से कमरे से भागी थी, क्योंकि जहांजेब उसके नज़दीक तर आ चुका था। अफरा कमरे से निकलकर भाग गई तो जहांजेब भी उसके पीछे पीछे ही था, क्योंकि जहांजेब का उसे कोई बख्शने का कोई भी इरादा नहीं था, जबकि अफरा उससे बचती फुल स्पीड से आगे को भाग रही थी। इज्जत से वापस आओ अफरा, वरना अच्छा नहीं होगा। अफरा के पीछे भागते जहांजेब ने आवाज़ लगाई, आपके पास कुछ अच्छा होता भी है? अफरा दौड़कर सोफे के पीछे जाती हुई बोली। अब मंजर ये था कि सोफे के पीछे अफरा, जबकि सोफे के अगली साइड पर जहांजेब था। अफरा कभी दाएं जानिब होती तो कभी बाएं जानिब, और जहांजेब भी उसी तरफ जाता जहां को अफरा जा रही थी, जबकि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अलीजा मुंह खोले इन दोनों को देख रही थी, जो आस पास से बिल्कुल बेनियाज अपनी ही लड़ाई में मगन थे। अफरा, रुक जाओ एक जगह। तुम मेरे हाथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जहांजेब उसे धमकाते हुए बोला।
आप आगे छोड़ते कब है? अफरा बोलती दूसरे सोफे की जानी भागी, जबकि मौका पाते ही जहांजेब एक ही जिस्म में उस तक पहुंचता उसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे, अफरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। अब बताओ क्या बोल रही थी तुम? कि मैं आगे तुम्हें छोड़ता कब हूँ? हाँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जहांजेब उसे और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, जबकि उसकी पकड़ में अफरा फड़फड़ा रही थी। छोड़े मुझे प्लीज, सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी। अफरा खुद को छुड़वाने की खातिर भी माफी भी मांगने लगी। लेकिन अब तो तुम कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ कर ना सको। जहांजेब एक ही झटके से उसे बाजू में उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज नीचे उतारे मुझे, अफरा जहांजेब की तरफ देखते हुए घबराते हुए बोली। नामुमकिन, जहांजेब ने अफरा से बोलते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर सामने हलीजा को देखकर फौरन रुक गया, जो चेहरा नीचे किए अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ रही थी। जहांजेब एकदम से शर्मिंदा हुआ था, जबकि जहांजेब को मुसलसल सामने देखता पाकर अफरा ने भी सामने देखा तो अलीजा को वहां मौजूद देखकर उसका दिल चाहा था कि शर्म से डूब मरे। जहांजेब ने अफरा को फौरन नीचे खड़ा किया और अफरा अपने हवास काबू करती साथ साथ अपना दुपट्टा भी दुरुस्त कर रही थी। अलीजा अपनी मुस्कुराहट दबाए सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। Enjoy your time and get on with your work. All the best. अपना वक्त एंजॉय करो और अपना काम जारी रखो। अलीजा अफरा के कान में सरगोशी करती अपनी मुस्कुराहट दबाती वहां से चली गई, जबकि अलीजा की बात पर अफरा मजीद शर्मिंदा हुई थी। बस करवा दिया ना बदनाम आपने मुझे। हाय अल्लाह, भाभी क्या सोच रही होगी, कितने बेशरम है हम दोनों। अफरा जहांजेब की तरफ देखती दुहाई देते हुए बोली। जहांजेब ने ताजुब से अफरा की तरफ देखा, फिर उसकी कलाई पकड़ता एक ही झटके से उसे अपने करीब कर चुका था। वो कुछ नहीं सोचेगी, काफी समझदार है वो, और तुम अपना हिसाब दो पहले दो मुझे। जहांजेब दोबारा उसी टोन में आ चुका था। नहीं प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले वाली हरकत नहीं भूल रही मुझे आप? मजीद शर्मिंदा करवाना चाह रहे हैं आप? मैं शर्म मैं बेशर्म मैं शर्म है कि नहीं? आप में शर्म भी है कि नहीं? अफरा उसके उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं, और ये बात तो तुम्हें अच्छे से जान लेनी चाहिए। जहांजेब दोबारा उसकी कलाई थाम चुका था। फरी, इन दोनों को अपने नज़दीक से समरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी तो जहांजेब ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और 2 कदम फासले पर खड़ा हुआ। फरी बच्चे, सबा का कमरा सेट करवा दो, मुलाजमा को बोल दिया है मैंने। समरा अफरा की जानिब देखते हुए बोली तो अफरा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे सिर्फ मौका चाहिए था जहांजेब की आंखों से ओझल होने का। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? सिमरा बेगम जहांजेब की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। नहीं चची जान, मुझे अफरा से कुछ काम था। तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर तुम मेरी बात सुन लेना कमरे में आकर। बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी आना। जहांजेब अफरा की जानिब देखते मुस्कुराकर बोला तो अफरा का दिल एकदम से तेज रफ्तार पकड़ चुका था, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि जहांजेब की ज़रूरी बात कौन सी है। जी, अफरा बोलती फौरन वहां से रफू चक्कर हुई थी, जबकि जहांजेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। दूसरी तरफ अलीजा इस वक्त किचन में बैठी पानी पी रही थी, जब किचन में सिमरा बेगम दाखिल हुई और उनके पीछे सबा भी किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम चची जान, अलीजा ने अदब से मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ चाहिए था तो बता देती, खुद किचन में क्यों आ गई अभी? तुम्हें किचन में नहीं आना जब तक खीर की रस्म नहीं हो जाती। सिमरा बेगम अलीजा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। जी, मैं वो बस पानी पीने आई थी, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, कुछ खाओगी तुम? नहीं चची, बस मैं चलती हूँ, अलीज़ा बोलती उठ खड़ी हुई। नहीं, बैठो इधर ही, अपनी सेहत देखो कितनी सी है, कुछ खाया पिया भी करो। सिमरा बेगम उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली। सबा बेटा, तुम फ्रिज से फ्रूट्स निकालो और काट कर दो इसे, खुद तो इसे ज़रा फिक्र नहीं अपनी सेहत की। सिमरा बेगम सबा की तरफ देखते हुए बोली तो उसने अपने गुस्से पर काबू पाते अलीज़ा की तरफ कहर बरसाती निगाहों से देखा। नहीं चची जान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ देर बाद खा लूँगी मैं। अलीज़ा ने उन्हें मना करना चाहा। चुप करके बैठ जाओ इधर ही, जाओ तुम सबा। सिमरा बेगम ने दोबारा सबा को फ्रूट्स निकालने का हुक्म दिया तो जलती भुनती फ्रिज से फ्रूट्स निकालने लगी। ये मुकज्जिम कहाँ पर है? सुबह से दिखाई नहीं दिया? सिमरा बेगम ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा। पता नहीं चची जान, मुझे तो बताकर भी नहीं गए, अलीज़ा सिमरा बेगम की जानिब देखते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा उसे, इसलिए चला गया होगा और बताने का मौका नहीं मिला होगा। तुम खुद फ़ोन करके पूछ लो। सिमरा बेगम ने उसे हल बताया तो मुस्कुरा दी। बीबी जी, आपका फ़ोन आ रहा है, एक मुलाजमा किचन में दाखिल होते ही सिमरा बेगम को पैगाम देते हुए बोली। अच्छा चलो। सिमरा बेगम मुलाजमा को बोलती मुलाजमा के साथ किचन से बाहर निकल गई थी।
सबा ने एक नज़र किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहां से सिमरा बेगम जा चुकी थी, और एक नज़र टेबल पर बैठी अलीजा की जानिब देखा, और फिर गुस्से से उसे घूरती उसकी तरफ गई और जोर से टेबल पर हाथ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या सोचा तुमने कि मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी? तुम्हें फल फ्रूट काट काट कर प्लेटों में रख कर दूंगी। सबा ने हाथ बदतमीजी से अलीजा की तरफ देखते हुए बोली थी। मुझे तुमसे खिदमतें करवाने का कोई शौक नहीं है, समझ आई? और मुझसे ज़रा दूर रहा करो और अपनी लिमिट में रहकर बात किया करो, बदतमीज़ लड़की। अलीजा सबा की तरफ देखती सख्त लहजे में बोलती झटके से उठी और किचन से निकल गई। दूर तो तुम्हें मैं करूंगी इस हवेली से, इस हवेली के लोगों से और मुकद्दम मीर की ज़िंदगी से। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। सबा इस रास्ते को घूरती हुई बोली जहाँ से अभी अलीजा गुजर कर गई थी, और गुस्से से हाथ में पकड़ी छुरी और प्लेट वहीं पर पटकती किचन से निकल गई। अलीजा कमरे में दाखिल हुए झटके से अपना दुपट्टा गले से उतारती बेड पर फेंकने के अंदाज में रखा। उसे पता नहीं क्यों सबा अच्छी नहीं लगती थी। इस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता था, और उससे तो उसे कुछ खास किस्म की तकलीफ थी जो वो बार बार उसके सामने आकर ये बदतमीजी करती थी। अलीजा को उसकी बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और ये जिंदगी में पहली बार था जब उसने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अलीजा ये सब कुछ सोच रही थी जब उसे अचानक मुकद्दम का ख्याल आया, तो उसने उठकर अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया। तो फ़ोन उसे ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही मिल गया था। फ़ोन निकाल कर अलीजा ने ऑन किया और मुकद्दम का नंबर निकाला और फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई। सबा से हुई गुफ्तगू अब वो भूल चुकी थी। उसके जहन में सिर्फ मुकद्दम का ख्याल था, और यही उसकी खास वजह थी। अगर उसे कभी गुस्सा आता भी था तो वो ये भूल जाती थी कि कभी उसने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। और वैसे भी मुकद्दम का ख्याल, गुस्सा तो क्या, हर चीज़ भुलाने की सलाहियत रखता था। अलीजा ने फ़ोन निकालते मुकद्दम का नंबर मिलाया और उसके नंबर पर कॉल की, मगर उसका नंबर बन जा रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी कॉल जब ना हुई तो अलीजा ने मुकद्दम को कुछ मैसेजेस किए। काफ़ी देर बाद भी जब मुकद्दम का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अलीजा अफसरदा हो गई। वो मुकद्दम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। आप भूल गए हैं ना मुझे, इसलिए बताकर भी नहीं गए और मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। अलीजा उदासी से बोलती उठ खड़ी हुई थी, और अब उसका इरादा नमाज अदा करने का था, क्योंकि बाहर असर की अजान हो रही थी। दूसरी तरफ वहां से निकलने के बाद मुकद्दम काफ़ी गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका दुश्मन कहाँ छुप सकता है, और यही नहीं, वो उस पर, उसकी फैमिली पर भी नज़र रखे हुए है। मतलब कोई तो है जो हवेली में ही है। मुकद्दम ने ये सब सोचते अपना फ़ोन निकाला जो डेड हो चुका था। चले सरदार गाड़ी चले सरदार गाड़ी चले सर, दाद गाड़ी मुकद्दम के सामने रोकते हुए बोला, तो मुकद्दम अपना फ़ोन चेक करता, गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता, गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा? दाद मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोला जो अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रहा था। हाँ, शायद डेड हो गया है। मुकद्दम दाद की तरफ देखते हुए बोला। दाद ने हाँ में सर हिलाया। फ़ोन ऑन करते ही मुकद्दम को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर बेशुमार अलीज़ा के नाम से आई हुई कॉल्स और मैसेजेस वसूल हुए, जिसे देखते ही वो एकदम परेशान सा हो गया। मतलब वो इतनी कॉल्स और मैसेजेस क्यों करेगी? सब खैरियत तो होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके फ़ोन पर अलीजा की कोई भी कॉल या मैसेजेस नहीं आया था, लेकिन आज आया था। वो दिल ही दिल में सोचता अलीजा के मैसेजेस पढ़ने लगा। इनबॉक्स खोलते ही वो जैसे जैसे अलीजा के किए गए मैसेजेस पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे, और होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम मीर, आप अभी तक घर नहीं आए? सब खैरियत है? आपका नंबर भी बन जा रहा है, आप कुछ बताकर भी नहीं गए। चची जान आपका पूछ रही थी मुझसे, आप कहाँ पर है? सब मैसेजेस वक्फे वक्फे पर आए हुए थे। कोई मैसेज 5 मिनट के वक्फे पर था और कोई 10 मिनट के वक्फे पर था। मैसेजेस को देखते साफ पता चल रहा था कि अलीज़ा उसी के इंतज़ार में बैठी थी कि कब मुकद्दम मैसेज देखे और कब जवाब दे। अलीज़ा के किए गए मैसेजेस देखकर मुकद्दम फ़ौरन समझ गया था कि वो उसी के लिए परेशान हो रही है। मैं कुर्बान, मेरी शहजादी मेरे इंतज़ार में बैठी है, बस कुछ देर, सारे जवाब अपनी पनाहों में भर कर ही दूंगा। मुकद्दम दिल ही दिल में अलीज़ा से मुखातिब हुआ। मुकद्दम का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ कर पहुंच जाता अलीज़ा के पास। दाद जल्दी चलाओ गाड़ी, मुकद्दम ने दाद को हुक्म दिया, तो दाद जी जी सर कहता गाड़ी की स्पीड में और तेज़ कर गया। अलीज़ा तमा
अलीज़ा नमाज पढ़कर बेड पर बैठी दोबारा फ़ोन चेक कर रही थी, जहां मुकज्जिम का कोई भी जवाब उसे वसूल नहीं हुआ था, जबकि मैसेजेस वो पढ़ चुका था। ये देखते अलीज़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने मैसेजेस पर भी अलीज़ा को जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से खौल रही थी जब उसे बाहर मुकज्जिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अलीज़ा का दिल एकदम से धड़का था। उसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए। अजीब सा एहसास था, जब वो यहाँ नहीं था तो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और अब जब वो आ गया था तो उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। मुकज्जिम जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपना फ़ोन लेता कदम हवेली के अंदर की जानिब बढ़ाए। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुकज्जिम ने देखा तो उसे इर्द गिर्द कोई भी नज़र नहीं आया, जबकि मुलाजिमों की चहल पहल तो आम सी बात थी। मुकज्जिम इन सबको इग्नोर करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो इस वक्त सिर्फ अलीज़ा को देखना चाहता था। बेकरार बेकरार तो पहले भी था, अकेला छोड़ने का तो उसका पहले भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन उसके मैसेजेस पढ़ने के बाद तो जैसे उसके सब्र का पैमाना लजीज हो गया था लबरेज हो गया था। मुकज्जिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अलीज़ा बैठी हुई नजर आई, जो अपना रुख मोड़े बैठी शायद अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुकज्जिम के लबों को एकदम से मुस्कुराहट ने छुआ था। मुकज्जिम मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता अपने कोट के बटन खोलते हुए अलीज़ा की जानिब बढ़ा। अपना कोट उतार कर साइड पर रखकर मुकज्जिम अलीज़ा के कुछ फासले पर टिक कर बैठ गया और अब बगौर उसे देखने लगा, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। मतलब साफ था कि वो उससे नाराज़ थी। मुकज्जिम ने गला खंकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसी तरह बैठी रही और मुकज्जिम की जानिब नहीं देखा। लगता है कोई नाराज़ है मुझसे, मुकज्जिम अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, अलीज़ा भी उसी के अंदाज में बोली, जबकि नज़रें अभी भी सिर्फ फ़ोन की तरफ ही थी, जबकि ध्यान सारा सिर्फ अपने शौहर की तरफ था। लगता है कोई शदीद नाराज़ है मुझसे, मुकज्जिम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। किसी को क्या लगे इसकी बला से, अलीज़ा ने बगैर देखे ही जवाब दिया। हमारी तो बलाएं भी आपकी आशिक हैं बेगम। मुकज्जिम उसकी कमर में हाथ डालता उसे एकदम से अपनी तरफ खींच चुका था, जबकि अलीज़ा चेहरा फेर गई थी। यह हरकत दोबारा कभी मत करना, मुकज्जिम उसका चेहरा वापस अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से बोला। तो अलीज़ा ने खुफगी से नज़रें उठाकर मुकज्जिम की जानिब देखा। क्यों नाराज़ है मेरा बच्चा, मुकज्जिम उसे प्यार भरे लहजे में बोलता उसकी पेशानी चुम गया था। अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुकज्जिम की तरफ इस तरीके से देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में कह रही हो कि ये भी मैं बताऊं कि मैं नाराज़ क्यों हूँ। अलीज़ा की नज़रों में मौजूद तहरीर पढ़कर मुकज्जिम मुस्कुराया। यार, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए इमरजेंसी जाना पड़ा। काम बहुत ज़रूरी था, वरना कौन बेवकूफ़ अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अकेला जाता है। आपने मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। अलीज़ा के मुंह से असल बात निकली। फ़ोन डेड हो गया था, इसलिए नहीं दे सका, और जब देखा तो तब घर के बहुत नज़दीक था। सोचा अपनी बेगम को रूबरू ही सारे जवाब दे दूँ। मुकज्जिम उसे अपने और नज़दीक करते हुए बोला। अलीज़ा घबराई हुई नाराज़गी में उसके काफ़ी करीब आ चुका था। मुझे मिस कर रही थी, मुकज्जिम अपनी नाक उसका सुर्ख पड़ते गालों पर रगड़ते हुए बोला। नहीं तो, अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर इतने मैसेजेस और कॉल्स, मुकज्जिम नज़रें उठाकर उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जो फौरन से नज़र झुका गई थी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो, मुकज्जिम उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर करते उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। अलीज़ा की पलकें एकदम से लरजी। मैं तो कुछ नहीं छुपा रही, अलीज़ा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली। तुम छुपा सकती भी नहीं हो बेगम, क्योंकि तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ मैं, मुकद्दम मुस्कुराकर बोलता। उसके एक गाल पर शिद्दत से लब रख चुका था। आप फ्रेश हो जाए। अलीज़ा मुकद्दम के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली। मैं तो तुम्हें देखकर ही फ्रेश हो गया था, अलबत्ता मेरी बेगम नहीं है और मुझे उन्हें फ्रेश करने के बहुत से तरीके आते हैं। मुकद्दम उसके लरजते होठों पर नजर जमाते हुए बोला, और अगले ही पल झुककर पूरे इस्तेहाक से प्यारी सी शरारत करके पीछे हटा, जबकि अलीज़ा सर पैर तक सुर्ख हो पड़ चुकी थी। चलो, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अभी फ़िलहाल मेरे कपड़े निकालो, मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने फ़ौरन नज़र झुका ली थी और चेहरा सुर्ख अनार बन चुका था, जिसे देखकर मुकद्दम का दिल मज़ीद बेईमान हो रहा था। बेगम, क्यों मेरे सामने सरापाए हुस्न बनकर बैठी हो? अगर मैंने अपना सब्र खो दिया ना तो आपकी जान मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए ज़रा ये अपने चेहरे के रंगों को कंट्रोल करें, वरना एकदम से उसे खींचता
खुद में भीग गया था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अलीजा को लग रहा था कि अभी उसका सांस बंद हो जाएगा। छोड़े मुझे, मेरा सांस बंद हो रहा है। मुकद्दम को अपने सीने में से अलीजा की घटी घटी आवाज़ सुनाई दी तो मुकद्दम मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। अलीजा बौखलाई हुई थी, हुई बोली और बगैर मुकद्दम की तरफ देखे फौरन ही कमरे से निकल गई, क्योंकि मुकद्दम उसके पीछे से दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अलीजा खाना लेने किचन में दाखिल हुई तो अफरा वहां पहले से मौजूद थी। अफरा को देखते अलीजा के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई। वो चलती हुई ठीक अफरा के पीछे खड़ी हो गई और थोड़ा सा उसके कान के करीब होते सरगोशी नुमा आवाज में बोली, देवरानी साहिबा, देवर जी को अकेला छोड़कर आ गई क्या? अपने ठीक पीछे से अलीजा की आवाज़ सुनते अफरा झटके से पीछे मुड़ी तो देखा अलीजा मुस्कुराकर मशकूक नज़र से उसी की तरफ देख रही थी। भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? अफरा अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई बोली, हाँ, मैं तो मीर के लिए खाना लेने आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवर साहब तुम्हारा कब से कमरे में इंतजार कर रहे हैं। अलीजा अभी भी बाज न आई जबकि अफरा सुर्ख पड़ चुकी थी। भाभी प्लीज मुझे शर्मिंदा तो नहीं करे, अफरा बेचारी से शक्ल बनाते अलीजा की तरफ देखती हुई बोली तो उसकी शक्ल देखते ही अलीजा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा ठीक है, अब रोने मत लग जाना, अलीजा अफरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। भाभी कब आए आप? कब आए भाई? भाभी, अलीजा की बात को इग्नोर करती अफरा ने मुकद्दम के बारे में पूछा। बस थोड़ी देर पहले वो फ्रेश हो रहे हैं और मैं उनके लिए खाना लेने आई हूँ, अलीजा ने उसे तफसील बताई। अच्छा, अफरा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और अब दोनों मिलकर खाना गर्म करने लगी और साथ साथ उनकी गपशप भी चल रही थी। दूसरी तरफ इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जबकि अफरा और अलीजा सबको खीर सर्व कर रही थी। उन दोनों ने ही अपनी अपनी खीर अलग अलग बनाई थी और अब सबको वो दोनों ही सर्व कर रही थी। सबको खीर सर्व करने के बाद अलीजा मुकद्दम के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अफरा भी जहांजेब के साथ जाकर बैठ गई। अब सबने खीर खानी थी और इन दोनों की तारीफ करनी थी जिसकी ये दोनों बेसब्री से मुंतजिर थी। सरबराही कुर्सी पर बीजान और उनके दाएं जानिब हालिम साहब जबकि बाएं जानिब रफीक साहब बैठे हुए थे। रफीक साहब के साथ इनकी बेगम और आलम साहब के साथ रजिया बेगम, उनके साथ वाली कुर्सी पर सरदार साहब और साथ आमना बेगम और उसके आगे वाली कुर्सी पर दाद और उसके साथ जैद के साथ मरियम और आयशा और सबा आगे की जानिब अलीजा और मुकद्दम और इनके सामने जहांजेब और अफरा उनके साथ वाली दोनों कुर्सियों पर आसिम और उमर जबकि अलीजा के साथ वाली दोनों कुर्सियों पर अली और अहमद विराजमान थे। वह आप ही क्या खीर बनाई है, आपने दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लूं, किधर है आपके हाथ? अहमद अलीजा की तरफ देखते हुए वो जोश से बोला, ये ले, ये है हाथ। अली जो अलीजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था अलीजा का हाथ पकड़ते अहमद की जानिब बढ़ाते हुए बोला। अहमद भी अपनी जगह से उठता अलीजा की तरफ गया, बड़े आदाब से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर लबों से लगा गया जबकि उसकी हरकत पर अलीजा की हंसी निकल गई जो कब से कंट्रोल किए बैठी थी। इस बार वो हंसी और हंसती चली गई, आखिर उसके भाई थे ही तूफा अफलातून और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। अलीजा के कहकहे में वहाँ बैठे तमाम अफराद के कहकहे भी शामिल हुए थे सिवाय सबा के। वाकई बहुत अच्छी खीर बनाई है आपने भाभी, अफरा ने भी पसंदीदगी का इजहार किया। तुमने भी बहुत अच्छी बनाई है, अलीजा भी मुस्कुराकर बोली। माशाल्लाह, हमारी दोनों बच्चियों ने ही बहुत लजीज खीर बनाई है, इधर आओ बेटा। हालिम साहब अलीजा और अफराह को अपने पास बुलाते हुए बोले तो दोनों मुस्कुराती हुई उठी और उनके पास गई। हालिम साहब ने अपनी जेब में से बहुत सारे 5-5 हज़ार के नोट निकाले और आधे आधे अलीजा और अफराह में बांट दिए। उनकी जानिब दोनों ने मुस्कुराकर पैसे ले लिए और बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो अलीजा ने भी मुस्कुराकर हालिम साहब के हाथ से पैसे पकड़ लिए और शुक्रिया बोलती वापस जाकर बैठ गई। अलीजा ने अभी खीर का पहला चम्मच ही लिया था जब मुकद्दम अपना रुख अलीजा की जानिब करता उसके आगे पड़ी प्लेट को खिसकाकर अपने और अलीजा के दरमियान कर चुका था और अब बड़े मज़े से अपनी प्लेट छोड़कर अलीजा की प्लेट से खा रहा था। मुकद्दम को ऐसा खाता देखकर सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी जबकि अलीजा को मुकद्दम की यह हरकत सबके सामने शर्मिंदा कर रही थी। मीर क्या कर रहे हैं ये, आप सब देख रहे हैं? अलीजा मुकद्दम की तरफ देखती हल्की सी आवाज़ में बोली, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो खा रहा हूँ। और तुम क्यों नहीं खा रही? तुम क्यों नहीं खा रही? वो मुकद्दम बोलता ही उसके मुंह में ज़बरदस्ती खीर का चम्मच डाल चुका था। अलीजा शर्मिंदा सी होती हुई अपना सर झुका गई।
ओह माय गॉड, इतना प्यार! आयशा अलीज़ा की तरफ देखती उसे छेड़ते हुए बोली तो अलीज़ा का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था, जबकि चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। मरियम ने गर्दन घुमाकर ज़ैद की तरफ देखा तो उसके देखने से ज़ैद ने भी उसकी तरफ देखा और एक दाई आईब्रो झुकाई। उसकी हरकत पर मरियम ने उसे घूरा। घूरती क्यों हो बेगम? लो, मैं भी तुम्हें अपने हाथों से ही खिला देता हूँ। ज़ैद शौक़ी से बोलता अपनी प्लेट में से खीर का चम्मच भरकर मरियम के मुंह में ज़बरदस्ती डाल चुका था, जबकि मरियम तो आंखें फाड़े उसे देखती ही रह गई और ज़ैद की इस हरकत पर पूरे डाइनिंग टेबल पर सबके कहकहे छूटे थे, जबकि यंग पार्टी तो हंस हंस कर पागल हो रही थी। खीर खाने के बाद सबने खाना खाया था, ये भी मुकज्जिम के कहने पर, क्योंकि उसका कहना था कि सबसे पहले सब मेरी बेगम के हाथ की खीर खाएंगे, फिर खाना। उसके अजीब से लॉजिक पर एतराज़ भी किसी ने नहीं किया था। खाना खाने के बाद बस बड़े एक तरफ और यंग पार्टी एक तरफ बैठी थी, जिनमें अलीज़ा मौजूद नहीं थी। वो सब बड़ों के लिए चाय बनाने के लिए गई थी, जबकि बाकी सब बातों में मसरूफ़ थे और मुकज्जिम की निगाहें बार बार अलीज़ा की तलाश में थी और आखिरकार उसे अपने दिल का करार नज़र आ ही गया, जो उसकी तरफ आने की बजाय अपने भाई की तरफ जा रही थी। अलीज़ा किचन से बाहर निकलती लॉन में आई, जहां सब मौजूद थे। अलीज़ा ने आसिम की तरफ देखा, जो बहुत चुपचाप सा था। अलीज़ा उसे देखकर मुस्कुराई और चलती हुई आसिम की तरफ गई। सिम, अलीज़ा ने उसके करीब जाते उसे पुकारा। जी आपी। आसिम अलीज़ा की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या बात है, मेरा शहजादा इतना चुप चुप क्यों है? अलीज़ा उसके साथ बैठती बहुत प्यार से पूछ रही थी। कुछ भी नहीं आपी, आसिम मुस्कुराकर बोला। कुछ क्यों नहीं, कुछ तो है। अलीज़ा उसके और करीब आई। आप ही सच बताओ तो आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। आपको मिस करता हूँ। अब तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक भी नहीं पीता, क्योंकि वो तो मैं आपके लिए बनाता था और आपके साथ ही पीता था। आसिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि उसकी बातों में साफ उदासी झलक रही थी। अच्छा, अगर मुझे मिस करते हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। अलीज़ा प्यार से उसके माथे से बाल पीछे करते हुए बोली। पर आप ही, आपको देखूं कैसे? आपको तो देखने के लिए भी तरस जाते हैं हम। आसिम ने एक और मसला पेश किया, तो वीडियो कॉल कर लिया करो, पर ऐसे उदास तो नहीं हुआ करो। अलीज़ा ने हल बताया। उसे अपने भाई की उदासी देखी नहीं जा रही थी। अच्छा चलो, अब मूड ठीक करो। मेरा मूड ठीक करो। मेरा भाई मुझे ऐसे उदास बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अलीज़ा ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली तो आसिम मुस्कुरा दिया, जबकि इतनी देर से इन दोनों को ही देखता मुकद्दम ये सोच रहा था कि अलीज़ा कितने हुनर जानती थी किसी को उदासी से खुशी की तरफ लाने के। वो दिल की ही हसीन थी बिन वो दिल से ही हसीन थी, बिना कोई खुद दिल में रखे बिना कोई खोट दिल में रखे सबसे खुशदिली से मिलती थी। अल्लाह ने उसे वाकई एक बीवी नहीं, अपना अनमोल तोहफा दिया था, जिसकी कदर और कीमत सिर्फ मुकद्दम मीर अहमद ही जानता था। अच्छा चलो, आओ हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाते हैं। अलीज़ा आसिम का हाथ पकड़ती उठते हुए बोली तो आसिम भी उठ खड़ा हुआ और वो दोनों बाकी सबसे बेनियाज उठते वहां से चले गए। ये दोनों किधर गए? आयशा आसिम और अलीज़ा की पुश्त को देखती हुई बोली, जो अब हवेली के दरवाजे पर थे। जाओ पूछ कर आओ। मरियम आयशा की तरफ देखती हुई बोली। अच्छा, आयशा उठ भी गई? पागल लड़की, कोई काम होगा तभी तो वो दोनों अकेले गए हैं। अकल से भी काम ले लिया करो। तो मरियम आयशा का हाथ पकड़ती वापस बिठाते हुए बोली, जबकि आयशा ने मुंह बनाकर मरियम की तरफ देखा और दोबारा फिर से बातों में मसरूफ हो गए। सब लोग वापस जा चुके थे और इस वक्त अलीज़ा किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी और मुकद्दम के लिए चाय बना रही थी। चाय बनाकर अलीज़ा ने 2 कप्स में डाली और उन्हें ट्रे में रखा, जब एक मुलाजमा ने आकर अलीज़ा को मुखातिब किया। बीबी जी, वो बाहर आपका फ़ोन बज रहा है। मुलाजमा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। मेरा फ़ोन तो रूम में है। फिर अलीज़ा मुलाजमा की तरफ देखती हुई बोली, बीबी वो लैंडलाइन पर किसी का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अलीज़ा बोलती किचन से निकल गई और अलीज़ा के निकलते ही सबा किचन में दाखिल हुई और अपनी दुपट्टे में छुपाई एक शीशी निकाली और अलीज़ा की कॉफ़ी में मिला दी। ये लो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगी। सबा मुलाजमा के हाथ में पैसे रखते हुए बोली तो पैसे देकर मुलाजमा की आंखें चमकी और उसने बल दी। जल्दी से पैसे थामे हाँ में सर हिलाया और किचन से बाहर निकल गई। सबा भी अपनी मकरू मुस्कुराहट लिए किचन से चली गई। अलीज़ा किचन में वापस आई और ट्रे उठाकर कमरे की तरफ चल दी। पता नहीं कौन था, इस वक्त बोल ही नहीं रहा था। अलीज़ा बड़बड़ाती कमरे में दाखिल हुई। मुकद्दम सोफे पर बैठा अपना लैपटॉप लिए अपने काम में मसरूफ़ था। अलीज़ा मुकद्दम को देखकर मुस्कुराई। आपकी चाय? अलीज़ा ने मुकद्दम के सामने रखती हुई बोली तो मुकद्दम भी मुस्कुरा दिया, अलबत्ता नज़रें अभी भी लैपटॉप पर ही थीं।
अलीज़ा अपनी कॉफ़ी लेती बेड पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी के घूंट भरने लगी। अभी अलीज़ा ने आधी कॉफ़ी ही पी थी जब उस पर गुनूद की तारी होने लगी। अलीज़ा ने कॉफ़ी पीकर कप साइड पर रखा और सीधी होकर लेट गई और करवट दाएं जानी बदली, जहाँ सामने ही मुकज्जिम बैठा अपने काम में मसरूफ था दिखाई दे रहा था। अलीज़ा मुकज्जिम को देखते देखते ही गहरी नींद में सो गई। मुकज्जिम अपने काम में मसरूफ साथ साथ काम कर रहा था और साथ साथ चाय भी पी रहा था। चाय खत्म करके मुकज्जिम ने कप टेबल पर रखा और नजरें उठाकर सामने देखा, जहां अलीज़ा गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसे देखकर मुकज्जिम के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट रेंग गई थी। अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके मुकज्जिम ने लैपटॉप बंद कर दिया और साइड पर रखा और उठकर बेड की दूसरी साइड पर आया। बेड पर लेटते ही मुकज्जिम ने खींचकर अलीज़ा को अपनी बाहों में भरा और शिद्दत से उसका गाल चूमा। माय स्लीपिंग क्वीन, मुकज्जिम बोलता मुस्कुराया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता। लाइट्स ऑफ करता, उसे किसी तकिए की तरह खुद में भींचता आंखें मूंद गया था। सुबह से अलीज़ा काफ़ी ढीली ढीली सी लग रही थी। आज तो उसे उठाया भी मुकज्जिम ने ही था, वो भी बहुत मुश्किल से, वरना कोई शक नहीं था कि उसने सारा दिन सोना था। अलीज़ा की तबीयत को थकावट समझते हुए मुकज्जिम ने कमरे में ही नाश्ता मंगवाया था और ज़बरदस्ती अलीज़ा को खिलाकर एक टैबलेट देकर घर में सबको अलीज़ा के ख्याल रखने की हिदायत देकर ऑफिस गया था। उसका जाना ज़रूरी था, वरना वो इस हालत में अलीज़ा को छोड़कर कभी नहीं जाता। अफरा अलीज़ा के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में खूब अंधेरा था। अफरा ने संभल कर कदम उठाए और लाइट्स ऑन की तो देखा अलीज़ा अभी भी सो रही थी, जबकि अब तो शाम के 5 बज रहे थे और मुकज्जिम भी आने वाला था और वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भाभी, आप ठीक तो है? अफरा परेशानी से अलीज़ा की जानी बढ़ी। भाभी उठे, अफरा अलीज़ा को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो फिर भी नहीं उठी। भाभी उठे, भाई आने वाले हैं। अफरा उसकी अब की बार उसके पास आई, उसका चेहरा थपथपाते हुए बोली तो अलीज़ा ने मंदी मंदी आंखें खोलकर अफरा की तरफ देखा। उठ जाए भाभी, फिर भाई डांटेंगे, आप सुबह से सो रही है और कुछ खाया भी नहीं है। अफरा अलीज़ा को सहारा देते उठाते हुए बोली। अच्छा, अलीज़ा नींद से डूबी हुई आवाज़ में बोली और हिम्मत करती हुई उठ खड़ी हुई। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। अफरा अलीज़ा को वॉशरूम के दरवाजे के आगे छोड़ती हुई बोली और कमरे से चली गई। अलीज़ा ने हिम्मत करते शावर चलाया और कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसका दिमाग सुन पड़ रहा था, उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर खुद को पानी के नीचे रखे अलीज़ा को कुछ कुछ होश आया और अपने कपड़े चेंज करती रूम में आई और सुस्ती भरे हाथों से अपने बाल खुश्क करने लगी। थोड़े बहुत बाल खुश्क करके अलीज़ा दोबारा बेड पर जा लेटी। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। मुकज्जिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा को दोबारा सोता देखकर कुछ परेशान सा हुआ। अपना कोट उतारा, टाई ढीली करता अलीज़ा के करीब आया। मेरी जान उठ जाए, अब शौहर वापस भी आ गया है और आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही। मुकज्जिम अलीज़ा के चेहरे से नीम गीले बाल हटाता हुआ मुस्कुराकर बोला। मुकज्जिम की आवाज़ पर अलीज़ा ने हल्की हल्की आंखें खोली और फिर बंद कर ली। उठ जाओ बेगम, बेगम की नींद ही पूरी नहीं बेगम की बेगम की नींद ही पूरी करनी है। मुकज्जिम उसकी बार अब की बार उसे कमर से थामने उठाकर बैठाते हुए बोला तो अलीज़ा ने आंखें खोलकर मुकज्जिम की तरफ देखा। कुछ देर तो वो देखती रही थी। मुकज्जिम के गले में बाहें डालकर उसके सीने पर सर रख गई। खैर तो है बेगम, आज खुद मेरे नज़दीक आकर क्यों मुझे बहका रही हो? मुकज्जिम उससे और करीब करते उसके कान में बोला। मुकज्जिम के बोलने पर भी अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुकज्जिम को कुछ अजीब सा लगा। उठो बेगम और पीछे हटो। मुकज्जिम इस बार संजीदगी से बोला, मगर अलीज़ा टस से मस ना हुई। मैंने बोला है उठो और अब तो मुझे सोती हुई ना मिलो। मुकज्जिम अलीज़ा को खुद से अलग करता संजीदा लहजे में बोला तो अलीज़ा ने पूरी आंखें खोलते खुफगी से मुकज्जिम की तरफ देखा। अगर अब तो मुझे सोती हुई मिली तो अच्छा नहीं होगा। चलो उठो और नीचे चलो खाना खाने। मुकज्जिम उसका हाथ पकड़े संजीदगी से बोला। दिल तो उसका नहीं कर रहा था कि वो अलीज़ा को डांटे, मगर उसका बार बार सोना मुकज्जिम को परेशान कर रहा था, इसलिए मुकज्जिम को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। आप बहुत बुरे हैं, अलीज़ा मुकज्जिम की तरफ देखती खुफगी से बोली। हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अब उठो, शाबाश। अब की बार मुकज्जिम का लहजा नरम था। अलीज़ा मुंह बनाती अपना दुपट्टा सर पर लेती मुकज्जिम के साथ चलती। आज अफरा और अलीज़ा की खीर की रस्म थी और इसी वजह से बीजान के हुक्म से जहांज़ेब और मुकज्जिम को भी घर पर ही रहना था। खैर उन्हें तो बड़ी खुशी हुई थी कि सारा दिन अपनी बीवियों के साथ गुजारेंगे, जबकि अफरा और अलीज़ा दोनों की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि वो दोनों ही उन्हें नज़रों ही नज़रों में इतना तंग कर रहे थे कि उनका दिल चाह रहा था कि उन्हें धक्के देकर हवेली से निकाल दे और बोले, जाओ मियाँ, तुम लोग काम ही करो, घर रहकर हमें परेशान ना करो। उनकी खीर की रस्म में अलीज़ा की फैमिली, दोस्तें सभी शामिल थी, जबकि उनका सुनकर ज़ैद साहब खुद ही वहाँ पर टपक पड़े थे। आसान अल्फाज में बोला जाए तो बिन बनाए मेहमान थे।
داد کو علیزہ نے دعوت دی تھی اور اسے شکایت بھی کی تھی کہ اس کی شادی میں کیوں نہیں آیا تھا، جس کا دعویٰ کرنے کے لیے داد بھی وہاں پر شرکت لا رہا تھا۔ علیزہ فرید، جاؤ بیٹا، دونوں تیار ہو جاؤ، باہر سب مہمان آ چکے ہیں، جاؤ شاباش۔ سمرہ بیگم علیزہ اور افراح کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا سب آ بھی گئے اور میں ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی؟ علیزہ کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ ہاں جاؤ، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ سمرہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہے۔ علیزہ ایک آخری نظر اپنی بنائی گئی کھیر کی طرف دیکھتی تیار ہونے چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے افراح بھی تھی، کیونکہ اسے بھی تیار ہونا تھا اور پھر رسم ہونی تھی۔ علیزہ کمرے میں داخل ہوئی تو مقدم بیڈ پر بیٹھا اپنی ٹانگیں لمبی کیے گود میں لیپ ٹاپ رکھے آنکھوں پر گلاسز لگائے جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے میں مصروف تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور فریش ہونے لگی۔ علیزہ کے جاتے ہی مقدم نے نظر اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا جہاں ابھی علیزہ بند ہوئی تھی، اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ علیزہ فریش ہو کر باہر نکلی اور چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی، برش پکڑ کر اپنے بال برش کرنے لگی۔ بال بنانے کے بعد اس نے اپنے کانوں میں جھمکے اور گلے میں سردار صاحب کا دیا ہوا لاکٹ پہنا، جو ہمیشہ سے اس کے گلے کی زینت بنا رہتا تھا، جبکہ ہاتھ میں مقدم کی دی ہوئی انگوٹھی موجود تھی۔ علیزہ نے لائٹ سا میک اپ کر کے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور آخری نظر خود پر ڈالتی مقدم کی جانب مڑی، جو ابھی بھی اسی طرح بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ میر چلے، سب نیچے آ گئے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، علیزہ دراز میں سے اپنا فون ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ اپنے قریب علیزہ کی آواز سن کر مقدم نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر علیزہ کی جانب دیکھا تو اس کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ ڈارک ریڈ کلر کی لانگ فراک میں ملبوس، جس پر ہلکی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ تنگ چوڑی دار پاجامہ پہنے، میچنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالے، آگے سے بالوں کو پکڑ کر پیچھے کیچر میں قید کیے، ہلکا پھلکا میک اپ اور جیولری میں دن کے وقت اس کے ہوش ٹھکانے لگانے میں تیار بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل اپنا فون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے لیے وہ کبھی ایک دراز کھولتی تو کبھی دوسرا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی ڈیپ ریڈ کلر کی چوڑیوں کا رقص ماحول میں عجیب سا شور پیدا کر رہا تھا، جو مقدم کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ آخر کار علیزہ کو اس کا موبائل مل ہی گیا۔ اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑتے مقدم کی جانب مڑی، مگر اسے ٹکٹکی باندھے خود کی طرف دیکھتا پا کر گھبرا گئی۔ چلے نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھ دوبارہ بولی تو مقدم اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا اپنے گلاسز اتارتا بیڈ سے اٹھتا چلتا ہوا علیزہ کے قریب آیا۔ بیگم، اگر اتنی خوبصورت لگو گی تو نہ میں خود جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ مقدم اس کے قریب جاتے آنکھوں میں شوق لیے بولا، خبردار اگر آپ نے کوئی بھی الٹی پلٹی حرکت کی تو میں ابھی بہت مشکل سے تیار ہوئی ہوں۔ علیزہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی، تمہاری خبردار کی ایسی کی تیسی۔ مقدم بولتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ میر، نہیں پلیز مجھے چھوڑے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، مجھے نیچے جانا ہے۔ علیزہ مقدم کی باہوں میں بری طرح مچلتی ہوئی بولی، نہیں بیگم، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم تب تک کہیں بھی نہیں جا سکتی، تو صرف میری مرضی سے اور میرے ساتھ۔ اور اب تم ایسا کیا کرتی ہو کہ میری مرضی جلدی بدل جائے، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مقدم اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے ہوئے بولا، نہیں نا پلیز، آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ علیزہ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی، ساری تمہاری ہی سنوں گا بیگم، لیکن اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اس معاملے میں صرف تم میری سنو گی۔ مقدم اس کے دونوں ہاتھ جو مسلسل چل رہے تھے اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، اگر آپ نے ذرا سا بھی میرا میک اپ خراب کیا نا تو میں خون پی جاؤں گی آپ کا۔ علیزہ کو صرف اپنے میک اپ کی پڑی تھی، اور جو اس نے بڑی محنت سے کیا تھا۔ چلو پی کر دکھاؤ، مقدم اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ نہیں، پیچھے ہٹے۔ علیزہ مقدم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتی ہوئی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کو ڈھکیلتی ہوئی بولی، اور موقع ملتے ہی فوراً بھاگنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے بھاگنے سے پہلے ہی مقدم اسے دوبارہ دبوچ چکا تھا۔ اب تو تمہیں میں ہرگز نہیں جانے دوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا بیگم، مقدم اس کا نہیں چھوڑوں گا بیگم۔ مقدم اس کے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑتا تکیے کے ساتھ لگایا، اس کے ہونٹوں پر پورا فوکس رکھتے ہوئے جھکا اور اس کی سانسیں قید کر گیا، جبکہ علیزہ مسلسل مزاحمت کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی مقدم اتنی ہی سختی سے اسے خود میں بھینچ لیتا۔ آہستہ آہستہ علیزہ کی مزاحمت بھی دم توڑنے لگی تھی۔ دوسری طرف افراح کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب جہاں زیب کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ افراح نے ایک نظر جہاں زیب کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ جہاں زیب بغور اس کی طرف دیکھتا چلتا ہوا آ رہا تھا، جو گلابی رنگ کا ڈریس پہنے خود بھی گلابی سی لگ رہی تھی۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ
और हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहने वो और बाल खुले छोड़े बहुत प्यारी लग रही थी। जहांजीब ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया और उसे कंधे पर थोड़ी रखकर सामने आईने में अपना और अफरा का अक्स देखने लगा। क्या देख रहे हैं आप? अफरा होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए बोली। बहुत प्यारी लग रही हो। जहांजीब उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लौ चूम गया। आप भी? अफरा जहांजीब की तरफ देखते हुए बोली, जो डार्क ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर अजरक डाले, बालों को नफासत से सेट किए, एक हाथ में घड़ी पहने और अपनी भरपूर वजाहत लिए बहुत हैंडसम लग रहा था। अच्छा, ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। जहांजीब शौक लहजे में बोलता अफरा को कमर से थामता ड्रेसिंग टेबल पर बैठा चुका था और उसकी तरफ झुकते दाएं बाएं अपने बाजू रखते उसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोला। क्या मतलब? अफरा अपनी मुश्तरका धड़कनों को संभालते हुए बोली। तो जहांजीब ने अपना दाया गाल अफरा के आगे कर दिया। जहांजीब, अफरा घबराई। तुम्हारी मोहब्बत हूँ मैं और इसके अलावा तुम्हारा शौहर भी हूँ। मेरी इतनी सी नज़दीकी पे तुम घबरा जाती हो? जहांजीब अफरा की आंखों में झांकता हुआ बोला तो अफरा नजर झुका गई, क्योंकि ये तो सच था कि जब जब उसके नज़दीक आता था वो ऐसे ही घबरा जाती थी। क्या तुम मुझसे डरती हो? तुम्हें मुझ पर यकीन कुछ नहीं है? जहांजीब शायद कुछ और ही जानना चाहता था। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे आप पर पूरा यकीन है। मेरे एतमाद का सफ़र आपसे ही शुरू होता है। अफरा जहांजीब की बात पर तड़प कर बोली। फिर तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? मुझसे दूर भागने की कोशिशें क्यों करती रहती हो? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत देखना चाहता था, मगर तुमने तो एक। जहांजेब अपना जुमला पूरा करता अफरा ने अपने हाथों से जहांजेब का चेहरा थाम कर अपने कपकपाते लब उसके लबों पर रख दिए थे। अफरा की इस हरकत पर जहांजेब हैरत की गहराइयों में डूब रहा था। फिर कुछ सोचते मुस्कुराया और अफरा की कमर में हाथ डाले अपने और नजदीक करते अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। अफरा की पेशकदमी जहांजेब को सरशार कर गई थी, जबकि अफरा सुकून से आंखें मूंद गई थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे और क्या होना बाकी है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।